अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान की इकनॉमिक आउटलुक क्या है, इंटरनेशनल इदारे क्या कह रहे हैं, मूडीज़ एंड रेटिंग, मूडीज़ की रेटिंग जो है उस भी CAA पे आई है, फिच की तरफ से भी कुछ प्रेडिक्शंस आई। ओवरऑल इंडिकेटर्स भी हमारे यहाँ अच्छे हैं और इंडिकेटर्स के अलावा एक दुनिया में अब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो भी देखी जाएगी। अवाम में भी हम बैठते हैं, मिलते जुलते हैं लोगों को, तो वहाँ उनके यहाँ क्या फीलिंग्स है कि क्या हुकूमत इस तरह की गुड एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस कर रही है जिसमें ये तासुर मिले कि हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल हल करने में संजीदा है। और प्राइस कंट्रोल का भी एक मेकनिज़म है, उसको भी इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है। बहरहाल इसमें कई ऐसे पिटफॉल्स भी होते हैं, कई मसाइल भी होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए इसका, और इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं, मुल्क के अंदर क्या मामला हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स का क्या लेवल है, इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, IMF से हमें क्या एक्सपेक्टेड है। तो आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जिनकी इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरी मुराद है जनाब सीनियर एनालिस्ट, साबक बैंकर रहे हैं, जनाब मंसूर अफरीदी साहब। जनाब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स। अच्छा मंसूर साहब, आजकल कुछ लोग तो, एक तो ऐसे भी लोग हैं ना जो हुकूमत वक्त के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, वो तो उनको कोई भी बात कह दी जाए कि जी रिलीफ मिला है, पंजाब में 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का यानी रेट कम चार्ज किया गया, 500 यूनिट तक के सार्फिन, और 500 यूनिट काफ़ी अच्छा खासा एक पैकेज है। 500 यूनिट से ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी कम ही खर्च करते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं जी ये कुछ भी नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। ओवरऑल एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव जरा हम चाहते हैं कि एनालिसिस हो, ना इनकी फेवर हो ना किसी की डिसफेवर हो। नहीं तो शुक्रिया। आपके पास चूँकि माशाल्लाह बड़ा डाटा होता है सही, ऑथेंटिक। जनाब नहीं शुक्रिया सर, वंस अगेन। एक्चुअली आपने सही कहा कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके बाद उस पर एसेस किया जाए, और जो ओवरऑल इकोनॉमी के हालात हैं, जो आपने मूडीज़ की रेटिंग बताई, उसको भी एक्सेस किया जाए। तो पहले तो हम उस पर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में जब ये गवर्नमेंट आई तो हमारा डेफिसिट कोई $15 अरब था सालाना, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो डेफिसिट जो ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और ओवरसीज रेमिटेंस जो आपस में डिफरेंशियल होता है, ठीक है, वो अब ला के इन्होंने अब कोई $1 बिलियन रह गया है। और पिछले 2 महीनों में $14 बिलियन $1 बिलियन डेफिसिट रह गया। और पिछले जो अप्रैल मई मार्च के महीने थे फिर दोबारा ज़रा बढ़ गया। उसके बाद लोग कहते हैं, आप सीनियर बैंकर भी रहे हैं, कि जी वो LCs बंद करके मैम उसी तरह अब आपके पास जो पेशेंट आता है तो डॉक्टर ने क्या करना होता है, अगर वो कोई बड़ा ही सिवियर किस्म का क्रॉनिक केस है, मेजर, तो पहले तो उसको पेन किलर्स देंगे, उनको ऑक्सीजन देंगे, वो चीज़ें करें ना, बजाय वो उस पर ये देंगे कि मैं देखता हूँ इस पर कौन सी एंटीबायोटिक चलती है, कौन सी मेडिसिन चलती है। पहले हम इसको नहीं वेंटिलेटर पे नहीं लिटाते, ना ऑक्सीजन देते, कुछ नहीं करते। मतलब हमने ये इमरजेंसी में, ये इमरजेंसी, ये LC का बंद करना, हाँ, दैट वाज एन इनएविटेबल इमरजेंसी में, और वो करना पड़ता था क्योंकि जरूरी था। यानी कोई भी अच्छा इकोनॉमिस्ट होता उसको करना पड़ता, उसको करना। या तो आपके मुल्क के अंदर तेल और गैस के ज़खायर अचानक निकल आते बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो फिर तो आपके, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि आपके लोग कहते हैं ना कि जी पिछले हुकूमत में, PTI की हुकूमत में एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, $30 अरब हुई है। हमारी एक्सपोर्ट 30 से $32 अरब हिस्टोरिकली कभी गई नहीं है। मतलब इसमें अगर अच्छा दौर भी आया है तब भी $30 अरब से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं गई। जब $30 अरब से एक्सपोर्ट नहीं जा रहा और इंपोर्ट आपका 58 और $60 अरब है, तो आपको अगर 20-25 अरब ओवरसीज रेमिटेंस भी डाले तब भी आपका 11 से $12 अरब, जो अगर GDP आपकी 6% है तो वो रह जाती है। $75 अरब आपका इंपोर्ट होता है, तो वो $12 से $13 अरब। अब पाकिस्तान का मेन डिलेमा जो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो मेन प्रॉब्लम है, जो किसी मुल्क में मुझे इस तरह अभी जो बड़ी इकोनॉमीज़ है मुझे वहाँ नज़र नहीं है। यहाँ हम जब भी GDP को ऊपर ले जाते हैं 6 से 7%, आप दोनों अदवार देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का 2017 का और PTI का, इमरान खान का 2018-22 का, ठीक है, देखें आपने आखिरी 2 सालों में उन दोनों ने ग्रो की है।
मतलब आप 2016-17 का जीडीपी भी देख लें वो तो भी वो ग्रो कर रहे थे। 5.8% था। ठीक है। और इसी तरह पीटीआई के आखिरी दौर में जब शौकत तरीन थे, हफीज़ पीरज़ादा की बात शौकत करो, तरीन शौकत तरीन जब तभी फाइनल तब भी वो 6% के करीब 6 पे पहुंचने वाला। ठीक है। अब ये तो इन दोनों ने तो पहुंचा दिया और उन्हें शायाने भी बजाए दोनों ने कि ये बड़ा हमने ग्रो किया है और हम वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी है। तो ये काफी नहीं था। अब ये तो यानी ये तो ये अपनी जगह ठीक था, ये अपनी जगह ठीक था, लेकिन ये काफी नहीं। लेकिन ये अपनी जगह ऐसे ही ठीक था कि आप एक बीमारी के लिए एक दवाई ले लें, लेकिन जब उसका साइड इफेक्ट हो वो उस बीमारी से ज़्यादा हो। यानी ये ऐसी है कि स्टीरॉयड आपने ले ली, स्टीरॉयड ले ली और उस मरीज को दे यानी दिया। आपने जीडीपी ग्रोथ जो कर ली स्टीरॉयड लेके कर लिया तो लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा। उसके साइड इफेक्ट क्या तो ज्यादा? क्या साइड इफेक्ट? वो साइड इफेक्ट ये थे क्योंकि आप वो मैन्युफैक्चरिंग मुल्क नहीं है। आप देखें ना, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें कमोडिटीज़ पड़ी हैं, आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है, आपके जहाज़ बनाने की कोई सनत यहाँ पे नहीं है सिवाय जहाज़ की तो है जो बोइंग और एयरबस एयरलाइनर्स और जो बाकी भी फाइटर हमारे जहाज हैं वो भी किसी हद तक चाइनीज बनाते हैं और हम उसको असेंबलिंग है इवन। लेकिन आप सुना काफी हद तक नहीं, वो जो JF-17 अगर मैं आपको बताऊं तो JF-17 में जो मेन चीज होती है टेस्टिंग। इंजन तो रशियन नहीं, इंजन तो छोड़े आप सर, इंजन तो चाइना नहीं बना सकता। वो तो मैं रशिया से आता है। 3 मुल्क हैं, रशिया, फ्रांस और अमेरिका, सिर्फ 3 ममालिक। मेरा ख्याल है ज़्यादा रशियन आते हैं। हाँ, तो ये सारे रशियन हैं। लेकिन उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड लेयर की मैन्युफैक्चरिंग है कि एक टनल होता है और उस टनल में उस जहाज़ को गुजारना होता है एयर प्रेशर को टेस्ट। वो टनल हमारे पास नहीं है। उस टनल को भी हम चाइना जहाज भिजवा के वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस का तो ये आलम है कि हम सुई से लेके जहाज़ तक बनाने, टेक्सटाइल हो गए, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हो गई, या कुछ आके जो मार्बल्स हैं और जो टाइल्स हैं या जो वो चीज़ें। तो क्या नुकसान होता है जब जीडीपी बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, आपको पता ही है। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपकी तो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही मुल्क में तो आप इंपोर्ट करते हैं, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका डेफिसिट बढ़ जाता है, और जब डेफिसिट आपका बढ़ जाता है तो आपके रिजर्व डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सर ज़रूरत है। इन्होंने अभी तक जो 2 साल में किया ये कमेंडेबल है। यही स्टेप्स होने चाहिए। इनके मेजर कौन से हैं कोई? अगर अच्छा, नंबर इनका सबसे बड़ा है कि इन्होंने जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको एड्रेस किया। चाहे इंपोर्ट को रोका है। नंबर 2, इन्होंने टैक्सेशन, रिगरस टैक्सेशन की है। इससे महंगाई लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन ये ज़रूरी था इन टैक्सेशन से। इन्होंने जो टैक्स, लेकिन जैसे अभी रिटेलर्स बड़ा शोर कर रहे हैं या कुछ और, वो कहते हैं नहीं हमने तो टैक्स नेट में आना ही नहीं है, कुछ इस तरह का भी मामला। ये तो अब जो रिसेंटली जो इन्होंने जो रिटेलर पे लगाया और जो स्ट्राइक भी हुई सारे मुल्क में, और है भी वो बड़ा रीजनेबल है, और वो रीजनेबल है, लेकिन इस पे हुकूमत को टेस्ट केस है उनका, और ये गवर्नमेंट को बो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो आपकी आगे इकोनॉमी नहीं चढ़ेगी। हुकूमत की तो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी इकोनॉमिक, उसके बाद पावर ही नहीं होगी, वो पावर ही नहीं होगी। अब आप देखें ना, वो ये तो हमने डिस्कस कर लिया सर के जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट चैलेंजेस थे, उन्होंने पहले इन्होंने इंपोर्ट को रोका, इंपोर्ट को रोकने के बाद ट्रेड अब अलाउ कर दिया, अब क्योंकि बैलेंस है। लेकिन अभी जो मेन चैलेंज आ रहा है वो है आपका, जो IMF ने आपको कहा है कि $14 अरब की जो आपकी लोन पेमेंट है चाइना को, वो है वो रोल ओवर कराएं, और $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है। तो $14 अरब के लिए तो ये गए हैं रिसेंटली चाइना गए। उन्होंने कहा है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कि हम कर देंगे आपको, लेकिन व्हाट विल डू नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल फिर क्या होगा। मतलब आप बताएं ना हमें ना कि अगर हमने रोल, आप किसी के पास चले गए और पैसे में, तो ये तो पूछेगा ना कि चले मैं आपसे अभी नहीं लेता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर आप कहाँ से मुझे देंगे? नेक्स्ट ईयर पंजाबी में कहते हैं आया खलोता। अच्छा, हम एक जा रहे हैं जी ब्रेक पे, तो जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अफरीदी साहब, सीनियर बैंकर हैं, सीनियर एनालिस्ट जी। मंसूर साहब, आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे, जो गैप्स हैं, पाकिस्तान ने अप्रोच किया चाइना को रोल ओवर के लिए, ये IMF की प्री रेक्विजिट है फॉर वो जो हमें उनके लिए
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि $6 बिलियन का जो टोटल पैकेज है IMF का, तो उनको खदशा है, खदशा नहीं, लॉजिकली भी सही है कि अगर आपने $14 अरब इस वक्त चाइना को देना है, उसमें उनके कमर्शियल बैंकों का भी हिस्सा है और गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी है, दोनों ने दिए हैं लोग। तो अगर मैं आपको $6 अरब दे दूं तो आप पकड़ा के आप उनको दे देंगे, तो आप फिर दोबारा मेरे पास आएंगे, क्योंकि बैंक्स जो है ना वो सिर्फ लोन नहीं देते हैं, वो ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखते हैं। आप किसी भी प्राइवेट बैंक पाकिस्तान में चले जाएं और उन्हें कहें कि लोन दे दें, तो वो सिर्फ आपको ये नहीं कि घर के कागजात लें मैं आपको लोन दे दूंगा, वो आपके बिजनेस के पास भी जाएंगे, आपका इन्वेंट्री भी देखेंगे, आपके प्लान्स भी देखेंगे, आपके फाइनेंशियल भी देखेंगे। ये तो नहीं है कि दफ्तर आपने बड़ा चाको चौवन रखा है और पीछे से बिजनेस कुछ है और कैपेसिटी नहीं है। तो IMF भी क्योंकि टॉप के बैंकर्स वहाँ पे बैठते हैं और उसको रन करते हैं, और फिर IMF का जो है ये पैसा उनका अपना नहीं है, ये G20 ममालिक का पैसा है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, सऊदी अरब है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है, G20 के जितने भी, सऊदी अरब है, दुबई, UAE वगैरह। अच्छा, इनमें कहते हैं कि उनकी वोटिंग भी है, कोई वोटिंग, हाँ जी, हाँ जी, अमेरिका की है, अमेरिका की 18%, 17-18%, फिर बाकी ममालिक का सबका परसेंटेज है जी, सबसे ज्यादा परसेंटेज वो अमेरिका के। और अमेरिका के साथ क्योंकि यूरोप भी है सारा, वो तो अमेरिका जो कहते हैं तो यूरोप है, तो वो 40-45%, हाँ, तो आधा वोटिंग जो है वो अमेरिका के पास है। तो अगर अमेरिका कह दे उसको, तो वो उसके मुताबिक चले, वो उसके और प्लस ये भी डिसाइड हुआ है यूरोप और अमेरिका के दरमियान कि IMF का चीफ जो है वो हमेशा यूरोप से होगा और वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वो अमेरिका से होगा, और ये पैटर्न चलता आ रहा है। तो वो चीज़ें, तो वो IMF ने ये देखा है कि अगर $14 अरब आप इस साल चाइना को देंगे तो पहले उसका तो इंतज़ाम करके आए ना, उनसे लिखवा के आए कि हमने इस साल आपसे नहीं लिया। अब मुझे जो अपना अंडरस्टैंडिंग है चाइना के साथ, जो हमारी ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटिजिक नौइयत के ताल्लुकात हैं, उस बुनियाद पे वो ये रोल ओवर मिल जाएगा। फिर ये गए, अब वो तो $14 अरब अगर ये कर लेते हैं तो जो $2 अरब का गैप है फाइनेंसिंग, वो चैलेंज है। तो ये दुबई भी गए, दुबई वालों ने कोई इतना पॉजिटिव नहीं किया, तो आखिरी ये अब गए सऊदी अरब, और उनको कहें अगर आप हमें कैश भी ना दें, आप हमें जो तेल नहीं, आप हमें जो तेल दे रहे हैं वो डेफर कर पेमेंट। तो जब आप तेल डेफर पेमेंट पे देंगे तो वो हमारा $2 अरब का वो कवर। अब ये दो चीजें रह गई हैं, जैसे आता तो ज्यादा अमाउंट है वहां से, हाँ वहां से तो हमारा टोटल इम्पोर्ट जो है, टोटल इम्पोर्ट ऑयल, हाँ $27 अरब इम्पोर्ट, तो सऊदी अरब ज्यादा $12-13 अरब वहाँ पे आता है। तो अब ये ब्रिजिंग गैप जब ये कर लेंगे तो फिर जाके, अब जो अगस्त का महीना था पिछला जो गुजरा है, यहाँ पे बहुत सी सुनीत थी कि IMF के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो G20 के ममालिक मैं कह रहा हूँ, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास था, तो उसमें पाकिस्तान का एजेंडा जाना था, लेकिन इन वजूहात की बुनियाद पे उन्होंने शामिल नहीं किया। अब नेक्स्ट अब जो बोर्ड मीटिंग है वो इस महीने होनी है। अगर ये दो चीज़ें ये कर लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो फिर तो आपको जो $6 अरब का पैकेज है वो मिल जाएगा। अगर ये ना कर पाएँ तो फिर ये लेट होता जाएगा, क्योंकि IMF के पास तो और कोई चाराकार नहीं है इसके अलावा। नहीं, IMF के अलावा ऑल्टरनेट मीन्स हैं हमारे पास, जैसे चाइना से भी तो आपने लिया हुआ ना, तो IMF की ये तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई प्रोविजंस नहीं है ऐसी कोई कि वो कहते हैं आप बाईलैटरल लोन्स या नई प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। नहीं, वो लगा, बाईलैटरल पे पाबंदी है कोई? नहीं, वो दे सकते हैं, लेकिन ममालिक ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो लोन देते हैं तो वो प्रोजेक्ट बेस करते हैं। जिस तरह चाइना है तो उन्होंने हमारी एनर्जी में सर्टिफिकेशन जाते हैं IMF से, हाँ, ऐसा कोई है? नहीं, वो जब एनर्जी में जाके करते हैं तो वो एनर्जी में जाके प्रोडक्ट, IMF आपको बगैर प्रोडक्ट के पैसे देता है, कैश, और हमें कैश चाहिए $6-7 अरब। हमें अगर प्रोजेक्ट में फ़र्ज़ कर ले चाइना आता है और वो कहते हैं मैंने आपको एनर्जी, सर एनर्जी में IPPs में उनके काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, 20-22 अरब डॉलर है, तो वो फिर आपके लिए प्रोजेक्ट लगता है और फिर वो लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल में पैसे आते हैं किसी भी, या UAE अगर तेल में करेगा या सऊदी अरब करेगा, लमसम पेमेंट आपको सिर्फ IMF देता है क्योंकि वो बैंक है और उसका काम ही लमसम कैश पेमेंट करना है। हमें तो कैश पेमेंट की ज़रूरत है ताकि हम फर्दर हमारी फाइनेंसिंग हो सके 5-6 महीने 2-3 सालों में, और फर्दर हम रेवेन्यू जनरेट स्ट्रीम। अच्छा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? ये जो ब्रिक्स की एक डी-डॉलराइजेशन ड्राइव, हाँ जी, वो हाउ फार इट इज़ गोइंग टू सक्सीड, या
या इट्स ए रिमोट क्राई? इट्स अ रिमोट क्राई। अच्छा, रिमोट क्राई मतलब कुछ लोग तो इस तरह ओवरवेल्म हुए हैं कि जिस तरह के अभी डॉलर मर गया, नहीं वो सारी दुनिया की करेंसी जो है वो ऊपर आ गई हैं। हाँ, नहीं डॉलर अभी कहीं नहीं जा रहा है, वो फोर्सिएबल फ्यूचर में तो कहीं नहीं जा रहा है। ब्रिक्स के जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ब्रिक्स ममालिक के आपस के इख्तिलाफात हैं। जब तक ये एक लाइक इंडिया एंड चाइना, लाइक इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमीज ही तो यही हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे चाइना बड़ी इकोनॉमी, सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो ये दोनों उसके अहम, और ये दो अहम पार्टनर हैं। रशिया और साउथ अफ्रीका और अब यूएई शामिल हुआ है उसमें, और वो तो फिर बाद की इकोनॉमीज़ हैं और उनके वो से भी नहीं है उनमें, जो इन चारों की है जो कि पायनियर्स हैं। तो वो उनके खिलाफ जब तक चाइना और इंडिया एक पेज पे नहीं आएगा तो ब्रिक्स का कामयाबी मुश्किल है। ये आसियान को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि आसियान का सेक्टर अलग है, वो तो अलहदा है। जो डॉलर के करीब करीब कोई करेंसी आती है तो वो यूरो है, और यूरो का हाल भी आपने देख लिया। वो तो ब्रेक्जिट के बाद जब यूके अलहदा हो गया तो वो तो ख़त्म हो गया। अब वो देखें ना, लेकिन उसके मतलब अगर पाउंड स्टर्लिंग तो ऊपर जा रहा है नहीं, लेकिन आप देखें ना 65 से 70% डॉलर सर्कुलेशन में दुनिया में। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे करेंसी है तो वो यूरो है, वो 15-16%। जो चाइनीज येन है वो कोई 2-3% है। अब आप अंदाजा लगाएं 70% तो जापान का युआन तो आरएमबी कहते हैं। तो अब आपको 70% पे जाएगा या नई करेंसी आएगी। और देखें ना, जो दो बड़े इदारे हैं उनकी जो अपनी करेंसी है वो डॉलर है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उन्होंने लैंडिंग डॉलर में करनी है। और जो तेल के ममालिक सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है अभी तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो कहीं पे ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड। जिस तरह हम जो ट्रेड की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्विफ्ट के थ्रू करते हैं, जो अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है, और उसके थ्रू डॉलर दुनिया भर में तकरीबन वही है, तो वो उन्होंने कायम किया हुआ है। इसको डिक्लाइन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और ब्रिक्स के तो बिल्कुल चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि ब्रिक्स के आपस के जो ममालिक के इख्तिलाफात हैं वो वो तो कह रहे हैं अब एक्सपैंड हो रहा है, 59 पता नहीं 40-30 कंट्रीज। देखिए ना, फोरम तो काफ़ी बने हुए हैं, सार्क भी बना हुआ है, SCO भी बना हुआ है। SCO का सुना कि वो बड़ा वो SCO, लेकिन वो SCO के क्या ऑब्जेक्टिव है? SCO इज जस्ट लाइक नेटो। अब वो फिर मसला है, नेटो में तो मिलिट्री अलायंस है, इसमें भी है, ये सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो SCO। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सिक्योरिटी के आपको पता होता है जब इसका इजलास होता है तो टेररिज्म लाजमी डिस्कस होता है, तो वो सिक्योरिटी के डॉक्ट्रिन है। अब देखें ना, SCO में भी 3 ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तो ये किस तरह पेश पे आएंगे? तो ये हम जब नेटो की कॉपी करते हैं या वर्ल्ड बैंक की करते उनके हैं, हाँ तो वो एक ही पेज पे कंजीनियल एटमॉस्फेयर वहां ज्यादा है, वो इनमें नहीं है। वो यूरोप और अमेरिका एक ही है। वो देखें ना, यूक्रेन पे रशिया हमलावर हुआ और नेटो तो उसकी मदद पूरा नेटो इकट्ठा है, उसको इमदाद दे रहे हैं। इजराइल भी एक किस्म का नेटो का हिस्सा है, अमलन हिस्सा है। वो सारे वहाँ पे वो अपने वारशिप भी ले आते। आप ये हम तो ये नहीं कह सकते ना कि हमारे इवन जब इंडिया के साथ 65 और 71 की लड़ाई थी तो चाइना हमारी मदद के लिए उस वक्त नहीं आया। तो आप देखें उनके साथ। चलिए एक और ब्रेक की तरफ जाना जनाब, हमने तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब मंसूर अफरीदी साहब। जी मंसूर साहब, जैसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात हुई तो जैसे जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट या स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इन्होंने हमारे साथ एक इंटरेक्शन भी किया था मीडिया के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो बाकायदा ऐसे ही था कि वी बेग्ड ऑफ देम, यानी हम उनके पाँव पड़ गए और हमने ये ले लिया। तो ऐसा भी हो जाता है कि ज़ाती इन्फ्लुएंस या क्लाउड के ज़रिए भी आप IMF को ये हेल्प ले लेते हैं, लाइक कहते हैं जी इजिप्ट में मिली या कुछ और कंट्रीज़ में इस तरह का स्पेशल बेल आउट पैकेज किस्म के भी आ जाते हैं। एक उनका कोई रेजिलियंस फंड भी है ना, कुछ सुना कि वो जब बहुत क्राइसिस में चली जाती हैं इकोनॉमी, बिल्कुल देते हैं। तो पाकिस्तान ने शायद वो भी कोशिश की थी, वो तो थोड़ा सा मेरे ख्याल उसका मार्कअप भी शायद कम होता है। जी जी।
इस तरह के भी शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो आपकी बात 100% सही है, एग्री करता हूँ क्लाउड यूज कि होता है। क्लाउड, और वो क्लाउड पर्सनल भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाउड, इंटरनेशनल और वो क्लाउड तब होता है जब आप इंटरेस्ट बेस्ड होता है, इंटरेस्ट, कोई आपका इंटरेस्ट हो और जब आपको वेस्ट की ज़रूरत थी। आप देखें ना, पहली अफगान वार में उनको ज़रूरत थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो उस वक्त अमेरिका से एड भी आया, डॉलर भी आए, और IMF ने बगैर शराइत को आपको कर्जे भी दिए। कोई आपने कभी भी इससे पहले नहीं सुना होगा कि टैक्स लगा लें, बिजली पे लगा लेंगे, आपको खुला पैसा दिया गया। हम जाते थे, मुझे याद है, मैं अपने दादा के साथ पेशावर माजरीन का, वहाँ पे US एड के ट्रकों के भर के सामान, खाना पीना, जो कि अक्सर हमारे पाकिस्तानी ले आते थे, होते तो अफगानियों के लिए लेकिन इधर यूज़ हो जाते थे। तो वो इतना वो पैसा आया। फिर आपने मुशर्रफ साहब के देखा, जब उनका इंटरेस्ट था तो वहाँ पे डॉलर भी आया, बहुत पैसा आया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए। तो अभी आपका, क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है तो अब उनके लिए इर्रेलेवेंट हो, और अगर कुछ उनको फ्यूचर में भी था कि ये काम हमारा मुल्क काम आ सकता है, वो हमारे चेयरमैन PTI साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब आप देखें ना, अच्छा मंसूर साहब, जिस दिन इन्होंने वो HBO को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, हाँ, वैसे तो मेरी कन्विक्शन है कि अगर वो लेना चाहते अड्डे, हाँ, तो एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने नहीं कहना था। ये तो आने वाले वक्त पे एक उन्होंने एक हीरो बनने के लिए कह दिया, और वो भी HBO तो बहुत सीरियस चैनल नहीं है। उससे चंद दिन पहले हमें कुछ 8-9 एडिटर्स को ये मोहित यूसुफ साहब, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने गवर्नर हाउस चाय पे हमें बुलाया। तो मैंने उन्हें ये बात पूछी थी, तो मैं कहा आर यू ऑन द रिकॉर्ड? उन्होंने कहा कि सर ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर चाहें तो आप कुछ पॉइंट्स छाप दें। तो उन्होंने कहा कि जी हमसे अड्डे मांगे नहीं गए। तो ये तो उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये हमें कहते थे। नहीं, वो बात आपकी सही है, अड्डे मांगेंगे और ना मांगे, एटीट्यूड, वो डिमीनर ऐसा वो। और उसके अलावा अगर उन्होंने वैसे भी कहा हो, उनकी उस स्टेटमेंट से ये नहीं कि उन्होंने अपने उनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स थे, उनके इस स्टेटमेंट से मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ गई। ये तो आप मानेंगे ना, हाँ, कि अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट्स, आप देखें ना, एंग्री, और एब्सोल्युटली नाइट के रक्षों पे जो है पोस्टर लगे होते हैं इमरान खान के गाड़ियों पे। तो वो पोलराइजेशन, उस पोलराइजेशन की वजह से अमेरिका को अब लगता है कि मेरा फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस पाकिस्तान के साथ अब मुश्किल है, क्योंकि अवाम में वो चीज़ सराहियत कर गई है। और जब अवाम देखें ना, इजराइल को कितने मुसलमान मुल्कों ने तस्लीम किया, साइफर में भी इस तरह, हाँ, नहीं, आप देखें इजराइल को कितने मुसलमान मुल्कों ने तस्लीम किया, हम नहीं तस्लीम कर सकते, क्योंकि अरब्स ने। हम इसलिए नहीं कर सकते कि अवाम में पोलराइजेशन उसकी बढ़ गई। इस तरह अमेरिका की भी अब वही नोयत हो गई है। तो अमेरिकन, आप देखें इंटरेस्टिंग, जब हसीना वाजिद अपने मुल्क से निकलने से पहले 2 महीने के पहले, आप बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ लें, तो उनके मुतवातिर 2-3 बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ है और अमेरिका एक क्रिश्चियन मुल्क बनाना चाह रहा है बांग्लादेश में। वो ईस्ट तिमोर जो थाईलैंड है, वहाँ पे जजीरा, वहाँ पे अड्डे बनाना चाह रहा है। और इसमें हकीकत भी है, क्योंकि ये पहली जब इन्होंने इलेक्शन कराए, आप देखें ना मिस्र में कैसे इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन अभी की नहीं, मतलब टोटली अब डोमेन ही बन गया। डोमेन पाकिस्तान में कितने इलेक्शन, अमेरिकन एक आप कह सकते हैं ऐसे ही है, वो तो अमेरिकन एक सैटेलाइट स्टेट है। पाकिस्तान में कितने खराब इलेक्शन हुए, अभी नहीं, मतलब कितने अरसे से खराब, लेकिन अमेरिका के कोई बयान नहीं आता है उस पर, ऑफिशियल कोई बयान, सेनेट की कमेटी नहीं। लेकिन जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ हसीना वाजिद, तो फॉरेन ऑफिस ने उनको कह दिया कि ये इलेक्शन सही नहीं, इसलिए कि वो हसीना वाजिद को वो हटाना चाहते थे, और वो उन्हें कामयाबी बहुत से लोग कहते हैं मंसूर साहब के सही भी नहीं थे, उन्होंने चूंकि मीडिया को भी बड़ा नहीं वो एग्री की हुई थी, वो मैं एग्री करता हूँ, वो सही नहीं थे, लेकिन सही तो पाकिस्तान में भी नहीं है, सही तो इजिप्ट में भी नहीं है, सही तो किंगडम्स तो कायम हैं, दुबई और सऊदी अरब में, वहाँ इलेक्शन तो दूर की बात है, एक बात तो उनके, तो वो अमेरिका बात ह्यूमन राइट्स की आप हिस्टोरिकली देखें, अमेरिका वहाँ बात करता है ह्यूमन राइट्स के जहाँ पे उनके इंटरेस्ट होते हैं। जब वो इंटरेस्ट ना हो तो चाहे आप बादशाह हों, चाहे आप डिक्टेटर हों, आप हुकूमत चलाते जाएं। अमेरिका अब इजिप्ट के सबसे नहर स्वेज उनका सबसे बड़ा वो है, इंटरेस्ट है कि वो ब्लॉक ना हो।
तिजारत के लिए। वहाँ पे उन्होंने सदर मुर्सी जो कि इलेक्टेड आप सदर सुना था, कि कुछ और भी उसको वो बना रहे हैं इस तरह को ऑल्टरनेट रूट वगैरह, कोई शायद प्लान हो रहा है कोई। वो तो ये जो इजराइल के रास्ते जो उनकी जो ठीक है, पोर्ट थी वो तो था ना वो कि तो लेकिन अब वो हैफा की हैफा के तो, लेकिन अब वो क्योंकि वहाँ बहरहाल वो पे तो लड़ाई छिड़ गई है, हाँ, तो वो ठप हो गया हाँ मंसूबा। वो मुश्किल हो गया। तो वही मैं बात हूँ कि पहले आपको IMF के लोन इसलिए मिलते थे क्योंकि आप एक एलाइड पार्टनर थे अमेरिका के, आप वो जो आपको कहता था वो करते। अब क्योंकि आपके मुल्क में पोलराइजेशन है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब अमेरिका के साथ खुलेआम मुआहदे नहीं करेगी क्योंकि लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं, ये एक चीज़ बन चुकी है। तो आप पे सख्तियाँ इसलिए हैं अब, तो क्योंकि दुनिया का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो उनके पास है। अब देखिए रूस कितनी बड़ी ताकत थी, वो यूक्रेन में उसको आगे पसा गया और यूक्रेन ने जाके रूस के अंदर अब हमले करने शुरू कर दिए और उनके काफ़ी इलाके ले लिए हज़ारों मील के। तो वो काफ़ी रीइंफोर्स हो गया ना, रीइंफोर्स यूक्रेन की फोर्सेस जो हाँ, काफ़ी, वो तो उन्होंने हेडक्वार्टर ने काफ़ी दे दिया, काफ़ी दे दिए। तो वो उसके साथ आप तो आलमी ताकतों के साथ, तो आपका तो छोटा मुल्क है, हाथियों की लड़ाइयों में हमेशा जो चूंटियाँ हैं मैं कहता हूँ वो मसल जाती हैं और हाथी तो अपनी जगह पे रहते हैं। अच्छा, ये हमारा जो इंटरनल अब आ जाए ना, नेशनल कैनवस पे आ जाए, इस पे अब हमारा क्या सीन, किस डायरेक्शन में हम जा रही है हमारी इकोनॉमी? अब जो हमारा फिस्कल प्रॉब्लम है वो देखें ना, वो तो बड़ा क्रॉनिक है। वो 10,000 अरब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और 10 अब तो हमने टारगेट को बना लिया 12,000 और 12,000, लेकिन इंटरेस्टिंग ये अब ये अचीवेबल है? नहीं, वो भी अचीव हो जाएगा जो कि आपकी इन्फ्लेशन है ना, उसकी वजह से तो हो ही जाएगा। लेकिन 10,000 अरब आपका सूद भी है ना, तो वो आप टैक्स जो कलेक्ट करेंगे उधर दे देंगे, वो सूद दे देते। ये कहीं किसी मुल्क के बजट में नहीं होता, जैसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं। डेट सर्विसिंग, तो वो टैक्स तो आपके किसी काम का नहीं है, वो तो ऐसा ही जा रहा है। वफाक स्क्वीज नहीं हो गया फाइनेंशियली और सूबों के पास ये सबसे बड़ी, हाँ NFC के बाद ये सबसे बड़ी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हाँ, ये प्रॉब्लम, और ख़ासकर हमारे KP से और सिंध से अक्सर आवाज़ें उठती हैं सूबों के हकूक़। मैं तो कहता हूँ कि इतने हकूक़ दे दिए गए हैं कि वफाक को चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये इतने पावरफुल हो गए हैं और उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बताएं ना KP से क्या टैक्स जनरेट हो रहा है? मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूँ कि मुझे कोई इंडस्ट्री बताएं कि वहाँ से कोई टैक्स जनरेट कर रहा है, या PTI वाले सिफर जनरेशन, एक्साइज गाड़ियों के टैक्सेशन के अलावा वहाँ पे टैक्स, और आप फंड दे रहे हैं या प्रॉपर्टी टैक्स होगा, या प्रॉपर्टी, बस यही दो हेड्स हैं ना। प्रॉपर्टी टैक्स भी सर वो ज़मीनों पे तो एग्रीकल्चर है ही नहीं, और बाकी बिजली के वहाँ पे इतने मसाइल हैं, पर बिल नहीं देते तो प्रॉपर्टी टैक्स किसने देना? तो और जा रहे हैं, वो तो टोपक जमा कानून है। हाँ, टोपक और पैसे जा रहे हैं 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन सूबों के पास, मतलब फंड्स में जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सूबों को जा रहे हैं 54%, 54% जा रहे हैं, और वफाक के पास 46%। यानी अगर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, इस दफ़ा 18,000 अरब किया, 18,000 हमने कलेक्ट किया था, और 18,000 में से 8,000 अरब सूबों के पास गए, आपके पास 10,000 अरब रह गए। अब अगर ये 18,000 अरब ना जाते तो आपने इंटरेस्ट भी दे देना था 10,000 अरब, और आपने फ़ौज का बजट भी कर देना था 2,500 अरब, पेंशन, आपको ज़रूरत ही नहीं थी लोन लेने की और कर्ज़े लेने की। लेकिन क्योंकि वो अच्छा, सुबह इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, वो दो बनी हैं। अच्छा, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग। अच्छा, ये मैं करता हूँ आपसे बात, एक लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं आखिरी ब्रेक की तरफ, उसके बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अफरीदी साहब जी। आप बात कर रहे थे ना कि हमारा साइज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे ओवरलैपिंग फंक्शंस कहे, मिसाल के तौर पे एक मेरे जहन में जो फौरी आ रहा है, हायर एजुकेशन वफाक में भी है, हायर एजुकेशन KBK में भी है, पंजाब में भी है, सब तरफ। तो इस तरह ओवरलैपिंग फंक्शंस, अब प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि जी हम राइट साइजिंग करेंगे, और मैं IMF भी अब आपको कह रहा है कि जी साइज ऑफ द गवर्नमेंट काम करें, और दुनिया में वैसे भी लेसर गवर्नमेंट का फार्मूला ज़्यादा कामयाब जा रहा है। तो हाउ टू रिकंसाइल दीज चैलेंजेस? अब देखें ना, आपने कहा कि हेल्थ का भी इसी तरह का है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन भी है, हाँ, ऊपर भी है, ऊपर भी है, इधर भी वफाक में भी है।
तो और देखें ना, मैं तो कहता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री भी पता नहीं इन्होंने किस लिए रखी है। तो पुलिस तो जो है वो डिपेंड ही पुलिस पे करते हैं, कर रही है। तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो, रेंजर्स तो इनकी बस की बात नहीं है। रेंजर्स तो तकरीबन वो आर्मी के कंट्रोल में, वो तो उनके कंट्रोल में, तो इन्होंने नादरा कोई बस एफआईए को भी, एफआईए को भी सूबों के हवाले किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें से ये कि जो बजट आता है तो वो चला जाता है सूबों के पास, और आपने टैक्सेशन की, अब आपने लेसर गवर्नमेंट की बात की। इसका भी जो मेन जो ये हुकूमत हमने, शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा कह रहे हैं, वो कहते हैं, और कैसर बंगाली साहब का भी जो रेजिग्नेशन आया है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, राइट साइजिंग 3 कमेटियों के चेयरमैन थे। तो वो जो अब शहबाज शरीफ आपकी बात सही है, ये कहते होंगे कि हमने लेसर गवर्नमेंट करना है, हमने चीज़ों को ठीक करना है, ये गवर्नेंस की ज़रूरत भी है और उनको गवर्नेंस के स्ट्रक्चर, लेकिन ये वो हुकूमतें कर सकती हैं जिनके पास एटलीस्ट 2/3 नहीं तो सिंपल मेजॉरिटी तो होना। अब अब इन्होंने कोalition पे ना डिपेंड कर, हाँ, अब इन्होंने कैबिनेट बनानी है। अब कैबिनेट में तो जब आपके पास 110 MNA होंगे तो उनको तो खुश रखना, एक MNA भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उनको आपने वजारतें देनी है। अगर आपने वजारतें ही कम कर दी हैं तो आप वजारत किसको देंगे फिर? अगर आप फ़र्ज़ कर ले 45, 50, 55 अब वज़ीर हैं और वो आपने 10 कर दिए हैं, तो 10 का मतलब है कि आपने वजारतें ख़त्म कर दी, डिवीज़न ख़त्म, लोग तो वैसे नाराज़ कर दिए आपसे। वो चले जाएंगे अपोजिशन के पास, वो चले जाएंगे पीपल्स पार्टी के पास कि हम आपके साथ होते हैं, आप हुकूमत, हम आपको आउटसाइड सपोर्ट करते हैं, हमें वजारतें दें, और एडवाइज़र तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। पार्टी बड़ी वोकल है, राइट साइजिंग के एंटी कैंपेन वो चलाती है बहुत ज़्यादा कि जी लोग, पीपल लूज देयर जॉब्स। तो जॉब्स के अलावा भी देखा जाए तो गोल्डन हैंडशेक की भी बात की गई कि जहाँ जहाँ निजकारी होगी तो, लेकिन ये है कि अब ये भी तो नहीं ना कि मैं एक दिन नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के पास बैठा था, बाद में नाम बताऊंगा कौन से थे, तो कह रहे थे जी हमारा तो बेल आउट बैंक है। मैं कहा जी व्हाट डू यू मीन? कहते हैं जी हमें हुक्म आ जाता है प्राइम मिनिस्टर का, यार 25 अरब इसको दे दो PIA को, 50 अरब स्टील मिल को दे दो, फिर फलां को दे दो, फलां को दे दो। तो मैं कहता हम तो एक बेल आउट बैंक बन गए। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल ये तो आपकी इकॉनमी को नेगेटिवली इम्पिंच कर रही है सारा। जी जी, आपने बड़ा सही जो अभी सुनाया वाक़या, और ऐसा ही है नेशनल बैंक, और वो बेल आउट ही बैंक और इदारों को करता है। असल में जब पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, तो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये मकासद हो जाते हैं कि जब हुकूमत में आए तो हम लोगों को नौकरियाँ दें, आप नौकरियाँ दें, लेकिन आप उसको ओवरबर्डन ना करें। अब मैं, क्योंकि मैंने खुद स्टेट बैंक में भी काम किया है और मैं MCB में वाइस प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पे भी काम किया। मेरे पास जो काम थे वो तकरीबन 7 काम थे। यानी मैं इंटरनल ऑडिट को देखता था, मैनेजमेंट ऑडिट को देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखता था, प्रोसेसेस देखता था, सर्कुलर्स देखता था, कोसो देखता, यानी आप 7, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि 7 काम किए। मैं छुट्टी पे होता था तो मैं अवेलेबल होता था लैपटॉप पे, ऑनलाइन पे, ठीक है, कोई भी आती थी तो मैंने, क्योंकि वो काम तो रुकना नहीं है ना, काम होता रहता, ठीक है। अब हुकूमत में आप जाएं, आपको तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हुकूमत का। एक काम के लिए, यहाँ एक बंदे के लिए 7 काम थे, वहाँ एक काम के लिए 7 बंदे होते हैं। हाँ, ये सही है। वो मैंने अक्सर पूछा लोगों से, जो सरकार, ये होता है कि वो बिल्कुल डामाडोल हो जाती है, नहीं वो जहाज चलना मुश्किल हो जाता है। उसमें से जो 7 बंदे होते हैं, वो उनमें से 3 बंदे वो काम कर रहे होते हैं, 4 बंदे अफसरान के घर पे काम कर रहे होते हैं। सही बात है। ये आपको, ये तो कुछ, हमारी सोसाइटी में कोई चौकीदार होगा, कोई कुक होगा, वो वहाँ पे काम कर रहे होते। जो वो 3 बंदे हैं वो भी ऐसे काम करेंगे कि 10 बजे आएंगे और 1-2 बजे चले जाएंगे, और आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का कर लें। तो मैंने पूछा कि भाई 7 बंदे क्यों हैं? वो कहते हैं कि ये बैकअप है। तो मैंने कहा बैकअप आप एक बंदे का रख लें। हालांकि हमारे प्राइवेट बैंकों में तो बैकअप भी नहीं होता था, मैं ही बैकअप था और मैं ही था। इवन कोविड के दिनों में मुझे याद, मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हुआ तो मैंने लैपटॉप पे सारा काम किया, कमरे में बैठ के, मेरा काम रुका नहीं। तो ये भी बैकअप है, और ये भी बैकअप है और सारा वहाँ। तो अगर आप एक काम के लिए 5-5, 6-6 बंदे, पीपल्स पार्टी साहब और खुर्शीद शाह साहब तो बड़े फेमस हैं भर्ती करानों में, हर इदारों में इन्होंने इतने बंदे के, रेलवे में कितने गोश्त में लाजमी है, और स्टाफिंग हो गई। मुझे कई अमेरिकन कौंसल जनरल मिलते रहे तो वो हमें यही गिला करते थे कि जी आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे, आपने पॉलिटिकल ओवर स्टाफिंग की है। जी जी, आपके इदारों के वो नाम जानते थे, उनके पास काफी रिपोर्ट्स होती हैं।
तो ये नहीं हम कह रहे कि लोगों को लाइवलीहुड उनका रोजगार छीन ले, हाँ, लेकिन आप प्रॉपर राइट साइजिंग, इसलिए ये लफ्ज कहा जाता है हाँ, कि राइट लोग- साइजिंग इसलिए कि लोगों को बाकायदा उनकी सही जगह पे प्लेसिंग हो। अब देखिए ना, वो मैं बैंकों की मिसाल दे देता हूँ आपको। पहले जो एमसीबी था, यूबीएल था, ये सरकारी बैंक्स थे। ठीक है। तो जो मैनेजर होता था, इसके पास 4-5 बंदे होते थे, एक ड्राइवर होता था, एक सफाई वाला। अब वही मैनेजर है, इवन ड्राइवर नहीं है उनके पास। ठीक है। वो उन्होंने जो, आपको याद होगा, सेठ जो महबूबुल हक साहब थे डॉक्टर, हाँ। उनका जो यही था ना कि आप सरकारी मुलाजमीन से गाड़ी ले लें, स्टाफ ले लें और उनको पैसे दे दें। वो जाके खुद उस पर डिसाइड करे कि उन्होंने रहना कहाँ है, उन्होंने क्या खुराक करने, मुलाजिम कितने। हमारे यहाँ देखें आप, इस्लामाबाद जाएँ, बड़ी बड़ी खोटियाँ हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब हैं। तो फिर ऐसा इवेंचुअली यही होगा जो आजकल हम आपके पास गए हैं। अच्छा, ये तो एक और इशू है ना, चलें जी, मुलाजमीन का, ओवर स्टाफिंग का, प्राइवेटाइजेशन का। अभी कल आप एक खबर सुनी होगी आपने कि वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जो हैं उनकी तकर्री के लिए ओपन मार्केट से बंदा लिया जाए, जितनी भी 40 लाख 50 लाख तनख्वाह हो। तो ऐसे एक्सपर्ट्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप 50-50 लाख 1-1 करोड़ का एक जॉब पे लोगों को रखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता इकोनॉमी? हाँ, बर्डन है, लेकिन ये इसको कहते हैं सर लेटरल हायरिंग। लेटरल वो हायरिंग कहते हैं मजबूरी है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, हाँ, इसके कनेक्शंस हैं दुनिया में। लेटरल हायरिंग हर कोई मुल्क मतलब जैसे हमारे औरंगजेब साहब हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वो है। कहते हैं जिनके IMF में भी ताल्लुकात हैं, वर्ल्ड बैंक में भी हैं। वो मैं तो ये कहता वो हूँ, आपकी मजबूरी होती है। वो मैं तो यही कहता हूँ कि आपने 40-50 लाख है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ दें। बैंकों के प्रेसिडेंट भी तो 50 लाख 60 लाख ले रहे होते हैं ना। आप 1 करोड़ दें, लेकिन आप जो इसके जो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, और वो आप उसका अगर बिल देखेंगे ना, घर का इस्लामाबाद में आप I2 का किराया देखें, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, गाड़ियाँ देखें, वो चीज़ें देखें, तो वो करोड़ से ऊपर चला जाता है। वो गैर जरूरी है। हाँ, वो गैर जरूरी है ना, वो गैर आप 1 करोड़ दे दें। हाँ, आप 1 करोड़ दे दें। ये मैं तो इस स्टेप को जो आपने जिक्र किया, ये मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, तो ये तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मार्केट से एक एक्सपर्ट बंदा लेके, और IT क्योंकि है भी स्पेशलाइज फील्ड, ठीक है, तो वो लेके तो वो उस पर काम करे और उसको ग्रूम करे, और ताकि IT में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। हम अभी भी IT में काफ़ी पीछे हैं रीजन में। हम तो मेरा ख्याल है 2.8 अरब डॉलर। हाँ, 2.8 अरब डॉलर। और वो जबकि भारत की तो शायद वो 200 अरब डॉलर है। तो वो तो खैर हम चले, भारत तो खैर साइज में ही बड़ा, हम पहुंच भी नहीं चलो हमें 20-25 अरब डॉलर तो हम 24 करोड़ मुल्क पे तो पॉसिबल है ना, वो तो हम कर सकते हैं। और अगर 24-25 अरब डॉलर का हमने इंतजाम कर लिया ना हर साल, तो हमारे सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं, क्योंकि यही गैप है हमारा। सही है, ये 20-25 अरब डॉलर। अच्छा, लेकिन आप देखें ना, हमें इनोवेशन भी तो करनी पड़ेगी। R&D पे कोई काम नहीं हो रहा। अब सुना है कि गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स पे भी फोकस कर रही है। हाँ, क्योंकि मैं आप भी जैसे उमर सैफ साहब थे। हाँ, वो उमर सैफ साहब, अगर वो पता नहीं इस गवर्नमेंट में कई एडवाइजर रखे, उनके वालिद साहब भी हमारे इधर आए थे चैनल पे। अच्छा, सही, वो काफी नहीं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में भी काम किया है, और वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले इंसान, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत होनी थी, लेकिन बहरहाल बड़े उम्दा पैराए में अच्छे तरीके से बात हुई। थैंक यू वेरी मच जी, आपने सारी बातचीत सुनी। इसमें हमने इकोनॉमिक पूरा एक आउटलुक जो है आपके सामने पेश किया, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जो बर्डन्स हैं या उसकी मैनेजमेंट पे क्या काम हो रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।